अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16 का सेकंड लेक्चर फेज़ ऑफ एसी। तो सबसे पहले हम फेज़ देखते हैं क्या होता है। फेज़ हमारे पास होता है कि जिस तरह आप पहले वोल्टेज को हम डिफ़ाइन करते हैं जी, उसके बाद फिर फेज़ एंगल को समझना ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा, वोल्टेज की जो इक्वेशन हमने देखी थी फेज़ के दौरान फेज़ एंगल में, या जो पिछला टॉपिक हमने देखा था उसमें वोल्टेज की इक्वेशन थी V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है। ठीक है जी, ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये इसकी इक्वेशन है। इसमें थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी है ना इसको हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। और थीटा के बारे में हमने कहा था, थीटा को फेज़ एंगल कहते हैं। ठीक है जी, थीटा किसके इक्वल होता है, फेज़ एंगल। अब थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और टी इसका टाइम पीरियड होता है। तो इसको हम ओमेगा टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा से। तो यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे हमने थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल सी इक्वेशन है, v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, जिसमें वी नॉट हमारे पास इनिशियल वोल्टेज की वैल्यू है और जो थीटा है इसको हम फेज़ एंगल कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम फेज़ एंगल को फर्दर थोड़ा सा डिफ़ाइन करें तो फेज़ एंगल बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि अगर हम एक ये पीक कंसिडर करते हैं वोल्टेज की और टाइम की, तो ये हमारे पास इसकी पीक आ रही है वोल्टेज और टाइम की। तो टाइम और वोल्टेज की पीक पे जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी उनको हम फेज़ एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टाइम भी ज़ीरो है, वोल्टेज भी ज़ीरो है और वो इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ पे हम बात करें अगर, तो जो वोल्टेज की जो वैल्यू है या एंगल थीटा वो किसके इक्वल है, पाई बाई टू के। तो इसका मतलब है इसका जो फेज़ है वो पाई बाई टू है। इसके बाद अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है या एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल पाई बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो थीटा वो पाई है, तो फेज़ एंगल इसका यहाँ पे पाई है, यहाँ पे फेज़ एंगल 3 पाई/2 होगा और यहाँ पे फेज़ एंगल 2 पाई के इक्वल होगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं इस पीक के ऊपर, मतलब इस पीक की कुछ वैल्यूज़ हैं, पहले 0 आएगा, फिर पाई/2 आएगा, फिर पाई आएगा, फिर 3 पाई/2 और 2 पाई। ये तो हमारे पास फेमस डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी कोई वैल्यू लेना चाहें तो हम यहाँ पे भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें पता है ना पीक पे वैल्यू 90 है या पाई/2 के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू कंसिडर करना चाहें तो इसका मतलब है अब फेज़ यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से इसकी वैल्यू कंसिडर करना चाहते हैं, यहाँ से इसकी कोई वैल्यू कंसिडर करना चाहते हैं तो फेज़ यहाँ से स्टार्ट भी हो सकता है, फेज़ यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो फेज़ की मतलब ज़रूरी नहीं कि ये यही वैल्यूज़ इसकी हों, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई, या आगे इसी तरह पीक चलती जाएगी, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो होंगी थीटा की, उनको हम कहेंगे वो उसका फेज़ है या फेज़ एंगल है। तो इसकी सिर्फ फेज़ की मीनिंग सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है। इसके बाद सही तौर पर इसका आगे यूज़ होगा वो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है या नेक्स्ट हेडिंग आप समझ लें उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस की आ रही है या जो सेकंड पॉइंट है वो है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड, ठीक है जी। ये है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड, ये सेकंड जो है इसका पॉइंट है आज के टॉपिक का। पहला पॉइंट था फेज़ और सेकंड पॉइंट है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। अच्छा, फेज़ लैग एंड फेज़ लीड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ये समझ लें कॉन्सेप्ट है। इसको समझे बगैर जितने अगले टॉपिक्स हैं वो अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अगले जो टॉपिक हैं वो प्योरली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि फेज़ लैग क्या होता है, फेज़ लीड क्या होती है, या वोल्टेज और करंट में फेज़ लैग और फेज़ लीड किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लैग और लीड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो लीड बेसिकली कहते हैं कोई चीज़ एक आगे होती है और उसको हम मतलब दो चीज़ें अगर कंपैरिजन में होती हैं, ठीक है जी। अगर ये दो एरोस मैंने ड्रॉ किए हैं, अब ये दो चीज़ें अगर कंपैरिजन में है, एक चीज़ जिनमें जो आगे होगी उसको हम लीड कहेंगे और जो चीज़ थोड़ी पीछे होगी उसको हम लैग कहेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है लीड और लैग का सिंपल डिक्शनरी में या सिंपल वर्ड्स में। लीड का क्या मतलब है और लैग का क्या मतलब है, जब दो चीज़ें कंपैरिजन होती हैं तो एक चीज़ किसी भी पॉइंट में चाहे क्वांटिटी में हो या किसी भी कोई भी और जो आपने रेफरेंस कंसिडर किया हुआ है, तो एक चीज़ आगे होती है उसको हम लीड कहेंगे और दूसरी चीज़ जो है वो लैग कहलाती है, ठीक है। जो उसको फॉलो कर रही होती है उसको हम लैग कहते हैं। तो लीड और लैग का कॉन्सेप्ट वेव फॉर्म के अंदर किस तरह से यूज़ होता है, उसको हम इस तरह से देखते हैं कि लेट्स सपोज ये दो पीक्स हैं हमारे पास कोई भी, ठीक है। एक ये वाली पीक है और दूसरी जो एक ब्लैक कलर में पीक है और दूसरी
रेड कलर में पीक है। अब अगर इनमें हमने देखना है कौन सी पीक आगे जा रही है, कौन सी पीक पीछे जा रही है, तो उसको हम लीड और लैग के कॉन्सेप्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। अब जो ब्लैक पीक है इसको हम देखना चाहें कि ये रेड पीक से आगे है या पीछे है। ठीक है, या रेड पीक ब्लैक से आगे है या उससे पीछे है, तो कितना एंगल ये उससे आगे है या कितना एंगल उससे पीछे है, उसको हम लीड और लैग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनको समझना स्टार्ट करते हैं कि ये लेट्स सपोज दो हमारे पास पीक्स हैं कि ये ब्लैक कलर में है और दूसरी ये वाली रेड कलर में पीक हमारे पास आ रही है। तो अगर हम रेड कलर के एंगल जो हैं हमने रेडियन में लिखे हुए हैं, जो ब्लैक कलर इसके एंगल हमने रेडियन में लिखे हुए हैं। ब्लैक कलर जहाँ से शुरू हो रही है वो 0 है, इसके बाद मैक्सिमम इसका ये π/2, उसके बाद यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π, ये इसका एंगल है। अब अगर हम रेड पीक को ज़रा सा एनालिसिस करें इसका रेड पीक का, तो रेड पीक में देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह से ये ट्रैवल करती हुई आगे जा रही है। तो अब सबसे पहला काम आपने ये करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन, ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे कंपैरिजन दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान में होता है। ठीक है, दो मिलती जुलती जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इन दोनों वेवफॉर्म में हमने कंपैरिजन करना है कि कौन सी आगे और कौन सी पीछे जा रही है। तो सबसे पहले उसको एक रेफरेंस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट हम ये एक्स एक्सिस वाली जो पीक है, जिसको आप टाइम एक्सिस भी कह लें, इसको हमने कंसिडर करना है, ये एक्सिस। ठीक है जी, ये एक्सिस इसका रेफरेंस पॉइंट है। अब जो ब्लैक पीक है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ब्लैक पीक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो रेड पीक है वो इसी एक्सिस के ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, हमने इस एक्सिस की बात की है। ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ से ही आपने दोनों पीक का स्टार्ट देखना है। जो ब्लैक पीक है वो इस एक्सिस के ऊपर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और जो रेड पीक है वो इस एक्सिस के ऊपर कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ब्लैक पीक को देखें, ब्लैक पीक जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो 0 से, और जो रेड पीक है वो भी 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब ये देखें कि ये वाली जो रेड पीक है यहाँ से इसने स्टार्ट लेना, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है, और ये वाली जो ब्लैक पीक है वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो इट मीन्स कि जो ब्लैक पीक है वो रेड पीक से 90 डिग्री आगे है, π/2 वो आगे कवर कर रही है। क्योंकि जब ब्लैक 90 के ऊपर पहुंची, 90 डिग्री के ऊपर पहुंची, तो उस वक्त जो सेकंड पीक थी उसने मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा एक दफ़ा फिर, कि जो ब्लैक पीक है उसने यहाँ से स्टार्ट लिया है और जो रेड पीक है उसने यहाँ से स्टार्ट लिया है, लेकिन ब्लैक पीक रेड पीक से π/2 या 90 डिग्री आगे है। आगे इसलिए है क्योंकि ब्लैक पीक ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, उस वक्त रेड पीक ने 0 से स्टार्ट लिया। ठीक है, तो अब देखिएगा इन दो पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, अब दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो 90 का डिफरेंस आ रहा है। ये π/2 है और ये 0 है। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 90 डिग्री आएगा डिफरेंस, π/2 आएगा। अब इन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इन पॉइंट्स में क्या है जी, अब यहाँ से देखिएगा ये वाली पीक है जो ब्लैक, ये इसी तरह मूव करती हुई ये यहाँ तक पहुँच गई, और जब ब्लैक पीक यहाँ पे पहुँची तो इसका एंगल कितना हो गया, पाई। ठीक है, यहाँ से लेके जब यहाँ तक पहुँची इसका एंगल हो गया पाई। अब इसने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया तो इसका एंगल हो गया π/2। अभी भी आप अगर इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 90 ही या π/2 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस आप देखें, ये π/2, इन दो पॉइंट्स का पाई माइनस π/2, तो इसका जो डिफरेंस है वो π/2 ही आएगा। तो इसका मतलब है जो ये वाली पीक है इसका एंगल पाई और इसका π/2 है, मतलब जो ब्लैक पीक अभी भी रेड पीक से π/2 डिग्री आगे ट्रेवल कर रही है, आगे जा रही है। अच्छा, अब हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं। ये जो दो मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किए ताकि वो ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड सा ग्राफ ना लगे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। आपकी बुक में वैसे पॉइंट्स भी मेंशन है। अच्छा, अब अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं, जो रेड पीक है इसका एंगल कितना होगा, मतलब इसने, अब इसको देखिएगा यहाँ से स्टार्ट किया है इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक आधा साइकिल अपना कवर किया है, तो इसका एंगल कितना होगा, पाई। ब्लैक को देखें, ब्लैक ने कितना कवर किया, यहाँ से स्टार्ट करती करती यहाँ तक पहुँची पाई, और यहाँ तक कितना कवर किया इसने, 3π/2। अब भी आप अगर इनका एंगल कैलकुलेट करते हैं 3π/2 माइनस पाई, तो आपके पास आंसर π/2 ही आएगा, ये π/2 ही आएगा।
ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, इस एंगल के दरमियान और इस एंगल के दरमियान, दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, π/2। तो इट मीन्स कि ये जो ब्लैक कलर की पीक है ये रेड से हर पॉइंट के कोई सा भी एक पॉइंट ले लें तो आप यही उसके अंदर नोटिस करेंगे कि जो ब्लैक पीक है वो रेड पीक से π/2 डिग्रीज आगे जा रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस तो आपको जो डिफरेंस है वो π/2 ही मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं लीड और लैग। ठीक है, जो पीक आगे जा रही है उसको हम लीड कहते हैं और जो पीछे है उसको हम लैग कहते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर, इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं वेवफॉर्म, तो हम इसे कंक्लूड क्या करेंगे, वेवफॉर्म 1 इज लीडिंग एंगल बाय 90 बाय π/2 या वेवफॉर्म 2 इज लैगिंग वेवफॉर्म 1 बाय एंगल π/2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कंक्लूड किया है कि जो वेवफॉर्म 1 है वो वेवफॉर्म 2 से 90 डिग्रीज आगे जा रही है। या उसने आपकी बुक में सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है, जो वेवफॉर्म 2 है वो वेवफॉर्म 1 से π/2 पीछे है। ठीक है, तो मतलब वही है कि ये आगे है या ये पीछे आई की बात है। तो ये है फेज़ लीड और फेज़ लैग का कॉन्सेप्ट। इसी तरह आपकी बुक में फिगर 16.5 भी है। अगर आप बुक इस लेक्चर को देखते हुए सुनते हुए पास रखते हैं तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली यही इसी तरह का ग्राफ है, लेकिन उसके अंदर उसने जो 2 पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पीक 1 है जो ग्रीन कलर में है, ये मैं बुक से देख के बता रहा हूँ। पीक 1 है जो ग्रीन कलर में है और दूसरी पीक 2 है जो कि रेड कलर में है। तो जो रेड पीक है वो ग्रीन पीक से π/2 डिग्री आगे चल रही है। ठीक है, बाकी सारे का सारा ग्राफ एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह से आप किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान एंगल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एंगल डिफरेंस π/2 ही मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं फेज़ लीड एंड फेज़ लैग। ठीक है जी, तो ये आपका 2 हेडिंग्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, अब अगली और आखिरी जो हेडिंग है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, कि हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देखते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसकी समझने वाली है। अच्छा जी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में भी 2 पीक्स हमने देखी हैं एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास एक्सिस है कोई भी, और इसमें आप ये समझ लें कि ये वोल्टेज है और यहाँ पे टाइम है, या कोई भी और क्वांटिटी आप कंसिडर कर लें जिसमें 2 पीक्स हैं। एक ये वाली पीक है हमारे पास और एक ये वाली, एक ब्लैक कलर में पीक है और दूसरी रेड कलर में पीक है। जो ब्लैक कलर में है इसको हम वोल्टेज कह लेते हैं और जो रेड कलर में है इसको हम करंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये समझ लें कि ये वाली वोल्टेज की पीक है और ये वाली करंट की पीक है। तो इसी तरह आप इन दोनों पीक्स में जब एंगल कैलकुलेट करेंगे तो आपको एंगल डिफरेंस जो है वो π/2 मिलेगा। तो π/2 इसलिए मिलेगा कि यहाँ पे देखें जो ब्लैक कलर की पीक है, ये करंट, जो वोल्टेज की पीक है ये करंट से π/2 लीड कर रही है। ठीक है, वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय एंगल π/2। उसकी रीज़न मैंने पहले बताई है कि ये है कि ये जो वोल्टेज है इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा एंगल π/2 उस वक्त करंट की पीक स्टार्ट होगी। ठीक है, जो करंट की पीक है वो उस वक्त यहाँ से स्टार्ट करेगी। तो करंट की वैल्यू अभी 0 है तो वोल्टेज 90 कवर कर चुका है, π/2 कवर कर चुका है। इसके बाद वोल्टेज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, पाई, और जो ये है इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/2। तो अब भी आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो इसके अंदर आपको डिफरेंस क्या मिले। ठीक है जी, तो यहाँ से भी अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस तो अब भी दोनों के दरमियान कितना आएगा, π/2, पाई माइनस π/2, आपके पास जो डिफरेंस है वो π/2 आएगा। इसी तरह इन 2 पॉइंट्स के दरमियान भी डिफरेंस π/2 है, यहाँ पर भी डिफरेंस π/2 है। तो इट मीन्स वोल्टेज करंट से π/2 लीड कर रही है। ठीक है, वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रही है। अच्छा, अब हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि हम इसको वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन, इसकी वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आप ये अज्यूम कर लीजिए जो क्वांटिटी लीड कर रही होगी उसको हम इस तरह से टॉप पे रखेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो लैग कर रही है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये अब एक फिक्स्ड रूल नहीं है, ये अभी हम 2 से 3 वैल्यूज़ इसकी देखेंगे और फिर उस वक्त हमें आइडिया होगा कि अगर इस तरह से जो क्वांटिटी आ रही है, वेक्टर इस तरह से आ रही है, इसका क्या मतलब है कि वेक्टर इस तरह से जा रहा है या वेक्टर नीचे से जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे जो एक मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक लीड कर रही है और एक लैग कर रही है, जो लीड कर रही है उसको आप वर्टिकल वेक्टर से रिप्रेजेंट करें और जो लैग कर रही है उसको आप हॉरिजॉन्टल वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और दोनों के दरमियान ये एंगल अगर 90 है तो फिर ठीक है जी, ये एंगल दोनों के दरमियान 90, इस केस में दोनों के दरमियान एंगल 90 है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा आपकी 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं बुक में, वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन वाला जो टॉपिक है, पेज नंबर 115 पे जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, उस पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, अब जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की वो हमें क्या बता रही है? अगर हम इस वेक्टर को देखें, इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में ये लीड कर रही है क्वांटिटी कोई भी है, मिसाल के तौर पर इसको हम वोल्टेज कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम करंट लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो वोल्टेज लीड कर रहा है अभी हम उस डायग्राम की तरफ आते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको पॉइंट समझाने हैं और पॉइंट समझा के फिर उसके ऊपर वाली डायग्राम की तरफ आते हैं। अच्छा, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रही है। ठीक है जी, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? दोनों के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। तो अब यहाँ से जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब, इसकी जो मैग्नीट्यूड या लेंथ का क्या मतलब है? जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपकी बुक में, उसका लेंथ का मतलब है कि ये जो जितनी मैग्नीट्यूड बड़ी होगी वेक्टर की, इसका मतलब है क्वांटिटी उतनी ज़्यादा है। अगर हम 3 से 4 क्वांटिटीज़ कंसिडर कर लें, मिसाल के तौर पर वोल्टेज की वैल्यू मैं एक लिखता हूँ 50 वोल्ट, दूसरी मैं लिखता हूँ 100 वोल्ट, तीसरी मैं लिखता हूँ 150 वोल्ट, चौथी मैं लिखता हूँ 200 वोल्ट। ये 4 क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं। अब हर एक इसकी जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वोल्टेज की ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो वेक्टर की जो लेंथ होगी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करेगी क्वांटिटी की। अगर हम कोई स्केल बना लेते हैं, अगर मिसाल के तौर पर ये 50 वोल्टेज का हम ये कह लेते हैं कोई एक स्केल है, ये 50 वोल्टेज का इतना वेक्टर बनता है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर बनता है। तो अब 200 वोल्टेज हैं, तो 200 वोल्टेज का मतलब है कि इस तरह के 4 वेक्टर और बनेंगे, यहाँ तक गालबन इसकी लेंथ आएगी। तो ये पूरे वेक्टर की लेंथ क्या शो कर रही है? पहले हम स्केल बनाते हैं, जिस तरह हम सिंपल वेक्टर के दरमियान होता है, वेक्टर की हम स्केलिंग करते हैं और फिर वेक्टर ड्रा करते हैं। तो इसी तरह कोई वेक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी की उतनी ज़्यादा है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है। तो ये सिर्फ वेक्टर की लेंथ क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो क्वांटिटी लीड कर रही होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं, जो वर्टिकल होगी वो लीड कर रही है और जो हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी है वो क्या करेगी? वो लैग कर रही है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। अच्छा जी, अब जो तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर इज सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इस पॉइंट को समझने के लिए हमने ये सारी ये डायग्राम ये ड्रा की है। अच्छा, अब पहले डायग्राम को समझते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, इन दो पॉइंट्स को देखिएगा, जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है। ठीक है, वोल्टेज कितना लीड कर रहा है? 90, और करंट कितनी लैग कर रही है? ये भी 90। तो अब यहाँ पे जो मैंने क्या बताया था, जो लीड कर रही है क्वांटिटी उसके लिए हम वर्टिकल ड्रा करते हैं और जो लैग कर रही है क्वांटिटी उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रा करते हैं। तो अब वोल्टेज लीड कर रहा है, उसके लिए मैंने ये वेक्टर ड्रा कर दिया ब्लैक, और करंट इस तरह से लीड कर रही है, उसके लिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर ये ड्रा कर दिया। अब इन दो पॉइंट्स पे आते हैं। ये वाले कौन से दो पॉइंट्स हैं? ये वाले कौन से दो पॉइंट्स हैं? π/2 और पाई में। अच्छा, अब इन दो पॉइंट्स में क्या है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये वेक्टर जो है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज डिक्रीज होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, ये एंगल पाई है लेकिन वैल्यू वोल्टेज की 0 है। ठीक है, ये एंगल सिर्फ मैं बता रहा हूँ, एंगल पाई है। अच्छा, वोल्टेज की वैल्यू 0 है लेकिन करंट की उस वक्त वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। अच्छा, तो अब करंट की जो वैल्यू है, अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ पे, तो इसका जो एंगल है वो क्या बनेगा? मतलब इसका जो एरो है वो इस तरह से जाएगा वर्टिकल, लेकिन इसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 0 है, और ये 0 किस तरह से हुई है? टॉप से डिक्रीज होती हुई 0 हुई है। ठीक है, एक तो वैल्यू होती है ना कि नेगेटिव से होती हुई, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसकी वैल्यू टॉप पे थी, मतलब मैक्सिमम थी, और मैक्सिमम से वैल्यू इसकी 0 हुई है। उस वक्त हम इस वक्त क्या करेंगे? इसका इस तरह से एरो जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, ये इसका एरो इस तरह से ड्रॉ होगा। अच्छा, अगर हम इन दो पॉइंट्स पे आते हैं, तो इन दो पॉइंट्स में क्या है जी, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 0 थी और ये इंक्रीज़ होती हुई नेगेटिव तक पहुँच गई है। जब नेगेटिव इसकी वैल्यू पहुँचेगी तो उस वक्त हम उसका वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये वेक्टर इसका ड्रॉ होगा।
और करंट की यहाँ पे वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और 0 किस तरह से हुई है, टॉप से डिक्रीज होती हुई 0 हुई है। तो जिस तरह हमने ये देखा था ना वोल्टेज का वैल्यू एरो, इसी तरह जो करंट है उसका जो एरो होगा वो लेफ़्ट साइड पे होगा। अच्छा, इसी तरह अब हम ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स में देखें तो इन 2 पॉइंट्स में कि ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू 0 है, लेकिन ये नेगेटिव से इंक्रीज़ होती हुई 0 हुई है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव थी, मैक्सिमम नेगेटिव आप ये समझ लें मिसाल के तौर पर -10, और उससे इंक्रीज़ होती हुई यहाँ तक पहुँची, 0 तक पहुँची। ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, -10, -9, -8, -7, ठीक है। इसी तरह -2, -1 और फिर यहाँ पे 0 वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है वोल्टेज की, तो उसका वेक्टर राइट साइड पे आएगा। और इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू अब नेगेटिव पीक पे है, तो उसका वेक्टर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरह इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनेगी करंट की और वोल्टेज की। ठीक है जी, तो मैं एक दफ़ा सिर्फ जल्दी से इसको दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ कि हमने ये करंट और वोल्टेज की जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से ड्रॉ की है कि, ठीक है, समझ आ गई जी आप लोगों को इस पॉइंट की। ठीक है, मैं दोबारा से एक दफ़ा ये जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ कि 2 पीक्स हैं, इन दोनों पीक्स के लिए हमने देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये वेक्टर्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है जी, जब मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वक्त यहाँ जो लीडिंग क्वांटिटी है वो इस तरह से एंगल बनेगा, और जो मिनिमम क्वांटिटी होगी उसके लिए एंगल हम इस तरह से देखेंगे। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है। अभी हम लीड और लैग की बात नहीं कर रहे, ठीक है, इन चारों वेक्टर्स में। वो तो ज़ाहिरी बात है, इन 2 पीक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि वोल्टेज ही लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है। लेकिन अभी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं कि इन एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ पे है और मिनिमम वैल्यूज़ कहाँ पे हैं। अच्छा, अब अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, और करंट की वैल्यू 0 है। तो वोल्टेज की अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो लीड कर रहा है, इस तरह से वो लीड कर रहा होगा। अब करंट की वैल्यू इस एक्सिस के ऊपर 0 है, ठीक है। यहाँ पे करंट की वैल्यू, ये यहाँ जो रेड पीक है इसकी वैल्यू 0 है, तो उसका एरो इस तरह से बनेगा। मतलब मिनिमम क्वांटिटी का, या जो क्वांटिटी मिनिमम होगी 0 होगी, उसका एरो वेक्टर इस तरह से बनेगा। लेकिन वो इस तरह से वेक्टर क्यों नहीं बना, इसलिए नहीं बना कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग क्वांटिटी है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर आपके पास जो वेक्टर बनेगा वो इस तरह पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में बनेगा, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और अगर वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं या नेगेटिव में जा रही हैं तो फिर वेक्टर इस तरह से बनेगा। ठीक है, सिंपल। इसी तरह जिस तरह आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इस तरह से बढ़ते जाते हैं एक्स, तो यहाँ पे वैल्यूज़ मोर पॉजिटिव होती जाती हैं। तो अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएँ तो वैल्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही प्रिंसिपल है। अच्छा, अगर हम इस 2 पॉइंट्स पे बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर जो करंट है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, वोल्टेज की वैल्यू 0 है। क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 है ना, वोल्टेज की वैल्यू 0 है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है करंट का जो एरो है वो तो सीधी-सीधी इस तरह से आपने लीडिंग क्वांटिटी के तौर पर, या उसको लीडिंग क्वांटिटी नहीं कहना चाहिए, या मैक्सिमम क्वांटिटी के तौर पर अगर आपने उसका वेक्टर ड्रा करना है तो ये वर्टिकल वेक्टर बनेगा। अच्छा, जो वोल्टेज है इसका जो है वो क्वांटिटी 0 है इस पॉइंट के ऊपर। तो 0 कहाँ से मतलब कहाँ से 0 हुई है कि ये मैक्सिमम से डिक्रीज़ होती हुई 0 हुई है। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव मैक्सिमम थी, और फिर डिक्रीज़ होती 0 के ऊपर आ जाएंगी। तो इसलिए जो वोल्टेज है उसकी जो पीक है, जो वेक्टर है वो इसी तरह नेगेटिव में बनेगा कि वेक्टर की वैल्यूज़ के इन वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ होके 0 हुई हैं। यहाँ क्या था, इंक्रीज़ हो रही हैं, यहाँ पे सॉरी करंट की ये इंक्रीज़ होके 0 हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीज़ होके 0 हो रही हैं। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स पे बात करते हैं। इन 2 पॉइंट्स पे देखिएगा कि यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर वो क्या है, वो 0 है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं है। अच्छा, करंट की वैल्यू 0 है तो ये मैक्सिमम, तो इससे थोड़ा पीछे जाएँ तो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम थी, मैक्सिमम से डिक्रीज़ होके 0 पे वैल्यू पहुँची है। तो इसका मतलब है इसका जो वेक्टर है करंट का वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम है, ठीक है। तो उसका वैल्यू जो जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस को कंसिडर करते हैं, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होते हैं उन पे सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, और डाउनवर्ड आप जाते जाएँ जैसे जैसे वाई एक्सिस में, तो वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, मोर नेगेटिव होती जाएंगी। तो इसी तरह ये मैक्सिमम जो वैल्यू है, लेकिन वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू बट नेगेटिव में है।
इन 2 पॉइंट्स पे आते हैं। इन 2 पॉइंट्स में देखिएगा जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या है 0, लेकिन करंट की वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में है। तो करंट का तो सीधा-सीधा हम वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे, लेकिन जो ये वैल्यू है वोल्टेज की जो 0 है, ये 0 ये नेगेटिव थी, ये नेगेटिव मैक्सिमम था और नेगेटिव मैक्सिमम से इंक्रीज़ होती-होती 0 पे पहुँची। ठीक है? तो इसलिए इसका जो एरो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो इस बनाने का मकसद ये था, आप इन एरोज़ को जो भी मैंने बनाए हैं, इसी तरह आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके देखें तो आप देखेंगे कि इसका जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि ये रेड वेक्टर है और ये ब्लैक वेक्टर है, ठीक है? ये वाला, ये ब्लैक में है और ये रेड में है। इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँ तो मेरे पास ये सेकंड डायग्राम बन जाती है, ये वाली, ये सेकंड डायग्राम बनती है, ठीक है? इसमें रेड ऊपर है और ब्लैक इस डायरेक्शन में है। तो ये सेकंड डायग्राम मेरे पास बनती है। अच्छा, अब इसी को जो थर्ड वेक्टर है इसको मैं रोटेट करके देखूँ तो थर्ड वेक्टर में क्या हो, तो इसमें क्या होगा, इसी सारे को आप इस तरह से ये रोटेट करके देखें, ये आपके पास थर्ड डायग्राम बन जाएगी। ये उसमें ये इस डायरेक्शन में है, ये जो वोल्टेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब फोर्थ वाली वैल्यू को देखिएगा, फोर्थ वाली वैल्यू में क्या है, इस सारे को रोटेट करके देखें, ये इस तरह से, ये सारे को रोटेट करके देखें, आपके पास ये चौथी फिगर बन जाएगी। ठीक है, मैं फिगर को यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो अब इन सारे वेक्टर्स को आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। अब ये देखेंगे इन 2 वेक्टर्स का जो सीक्वेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आप इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इन दोनों का भी सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज में है, ये दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो आपने इन दोनों मतलब ये सारे का सारा जो सीक्वेंस है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते जाएंगे तो जिस फ्रीक्वेंसी से वेक्टर रोटेट हो रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी एक्चुअल इन क्वांटिटीज़ की भी होगी। ये तीसरे पॉइंट का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये बनता है। ठीक है जी, ये जो क्वांटिटीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो वोल्टेज और करंट की, ये वोल्टेज की ये क्वांटिटी है, ये पीक है, करंट की ये वाली पीक है, तो इन दोनों में या इन वोल्टेज और करंट की जो क्वांटिटीज़ के अंदर जो सीक्वेंस आ रहा है या जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी, ये जो हमने इसके फेज़र वेक्टर ड्रॉ किए हैं उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। ज़ाहिरी बात है ये चेंज होंगे तो ये चेंज होंगे, जो इन क्योंकि ये जो हमने वेक्टर ड्रॉ किए हैं वो इन्हीं पीक से ड्रॉ किए हैं, तो अगर इन पीक्स के अंदर कोई भी डिफरेंस आएगा तो ये वेक्टर उसी हिसाब से चेंज होते जाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी इनकी होगी वही उसी फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट होते जाएंगे। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट का सिर्फ मतलब यहाँ पे ये बनता है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रोटेटिंग वेक्टर इज सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, कि जो इन दोनों क्वांटिटी या जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी वही इनकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, उसी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ इनका सीक्वेंस इस तरह मैंने पहले भी बताया कि एक ये सीक्वेंस इसका वोल्टेज का और ये करंट का, इसी वेक्टर को आप इसी तरह से रोटेट करते जाएंगे तो आपके पास अगले फेज़ इस तरह आते जाएंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो आपको पता चलता जाएगा। अब ये देखें, इसको मैंने रोटेट किया तो दूसरी डायग्राम बन गई है, इसको मज़ीद रोटेट करूँगा तो तीसरी, फिर इसी तरह रोटेट करता जाऊँगा तो चौथी डायग्राम बनती जाएगी। तो ये आपके पास थी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की।